हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग अपनी उसी सीरीज को जिसमें हम मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हुए एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर अप्रोच को समझेंगे, फिर आंसर की तरफ मूव करेंगे। ऑल्दो द फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको याद हो तो जो हमने लास्ट वीडियो करी थी, है ना, जो लास्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वीडियो में, दैट वाज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 या पार्ट 3? पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 क्या है? यूनियन एंड टेरिटरीज। पार्ट 2 है सिटीजनशिप। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 डीपीएसपीज। पार्ट 5 स्टेट। उसके अलावा पार्ट 4A भी आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी याद रखना है, ठीक है। पार्ट्स ऐसे ना डायरेक्टली पूछे नहीं जाते होते, पर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, थोड़ा याद कर ले तो अच्छा रहता है ना। एसएससी वगैरह में शायद कभी कोई भूले बिसरे कोई क्वेश्चन पूछ ही ले कि ये पार्ट में क्या है भाई, जैसे पार्ट 18 अमेंडमेंट, सॉरी, इमरजेंसी प्रोविजंस, ऐसे। Although fundamental rights of Indian Constitution and Bill of Rights of the US Constitution are similar, progressive in spirit, they have many differences to comment. अब इस पर आपको कमेंट करने को कहा गया है, इस पर ध्यान देना है। बिल ऑफ राइट्स क्या है? यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, पहली 10 अमेंडमेंट्स को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो बेसिकली संविधान में जो उनके संशोधन करे गए, बिल ऑफ राइट्स, और हमारे यहाँ संविधान में पहले से ही है फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, हमने बिल ऑफ राइट्स ही लिया है। तो इसलिए दोनों सिमिलर भी हैं, पर फिर भी दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, बहुत से डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है, सेलिएंट फीचर्स क्या है, उसके ऊपर एक डिस्कशन करनी है, ठीक है। अब ये नहीं करना कि हम सीधा फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करने लग जाए, एक एक फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन करें। उन्होंने पूछा ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई दोनों सिमिलरली प्रोग्रेसिव इन स्पिरिट है। तो आप बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स प्रोग्रेसिव कैसे हैं। ये नहीं कि आर्टिकल 14, 15, 16 एक्सप्लेन करने लग जाओ, नहीं, वो नहीं पूछा है। सवाल में पूछा क्या गया है वो देखना है। पूछा क्या गया है? दे आर प्रोग्रेसिव इन स्पिरिट, ये तो बता दिया, बट दे आर सिमिलर yet they have some differences, explain the similarities and differences both, दोनों एक्सप्लेन करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे? begin by highlighting the similarities spirit of Indian and the US constitutions। दोनों में similarities कौन सी है? जैसे दोनों फेडरल है, ये आप इंट्रो में लिखेंगे, ठीक है। you will write in intro। इंट्रो में क्या लिखोगे आप कि भाई दोनों फेडरल हैं, ठीक है, और क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं उसके बारे में लिखेंगे। अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। पहले सिमिलैरिटीज, फिर डिफरेंसेस। कंक्लूड विद द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व होता है, हाउ दे आर इंपॉर्टेंट, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ मच दे आर इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करनी है, राइट। चलो अब इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लिख लें, बाद में बॉडी को प्ले कर लेना और मॉडल आंसर समझ लेना, कंपैरिजन हो जाएगा, है ना। चलो मैं आंसर की तरफ मूव कर रहा हूँ। देखो जी, इंट्रोडक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है जी? यूएसए, अमेरिका। एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है? भारत है भाई, इंडिया, ठीक है। The constitutions of world's oldest democracy and world's largest democracy carries a vision for the future society that the founding fathers aspired to become, with a heavy emphasis on liberty and equality. Through the progressive conception of civic rights, the guarantee of these rights still remain the beating heart at the constitution in both countries। दोनों ही, भारत का चाहे बात कर लें चाहे अमेरिका की बात कर लें, संविधान उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दोनों ही गारंटीज हैं ऑफ दीज राइट्स स्टिल रिमेन्स द बीटिंग हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे बिल ऑफ राइट्स की बात करो चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात करो। आगे बात करें बॉडी की। In philosophy and a sense, the fundamental rights are similar to the Bill of Rights enshrined in the US Constitution, but they have many differences too। ठीक है, चाहे हमारे मौलिक अधिकारों की बात करें या बिल ऑफ राइट्स की, बहुत सी सिमिलरिटीज हैं पर डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंस क्या है? While the US has incorporated the Bill of Rights, India has incorporated fundamental rights। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया गया है, पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ये भारत के हर नागरिक को, आपको, मुझे, भारत के हर नागरिक को अधिकार है। इसी से आगे ड्राइव करा जाता है या इंटरप्रेट किया जाता है कि ऐसे ही प्रेस को भी अधिकार है भाई, वो भी उनके पास भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। पर हमारे यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, मतलब सीधा सीधा लिखा गया कि भाई आर्टिकल फला फला और इसमें बता दिया गया कि प्रेस को पूरा फ्रीडम है, ऐसा नहीं है, पर उनके यहाँ पर है, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखो। द अमेरिकन्स
हैव अ राइट टू कीप आर्म्स एंड गन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उनके वहाँ पर ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने पास गन्स रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। देखेंगे तो वहाँ पर गन कल्चर काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, पर हमारे यहाँ पर नहीं है, है ना। आगे देखो, दिस वॉज प्रोवाइडेड अंडर द सेकेंड अमेंडमेंट, देयरफॉर गन्स एंड आर्म्स आर सोल्ड लाइक एनी अदर कमोडिटी in the US without a legal hassle, and whereas in India it is a total contrast base. Apart from not being a fundamental right, it is highly regulated legal right. यहाँ पर भारत में हथियार रखना सबसे बड़ी समस्या है। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। लाइसेंस बनवाना, इलेक्शन के टाइम पे उसको जमा करवाना, 100 चीज़ें हैं। बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम है हथियार रखना। पर अमेरिका में ये ऐसे मिल जाता है जैसे आप चॉकलेट लेने गए, आप हथियार भी ले आए, इतना ही आसान है। ठीक है, किसी भी और कम्युनिटी की तरह मिल जाता है। द फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, द फिफ्थ अमेंडमेंट टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट एन अक्यूज्ड विल बी ट्राइड फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस विद अ सिस्टम ऑफ ग्रैंड ज्यूरी। ग्रैंड ज्यूरी क्या होती है? कॉमन पीपल सेलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा रैंडमली, जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरा केस सुनते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी सुनवाते हैं, मतलब अपनी जजमेंट देते हैं। दे प्ले अ पार्ट इन डिसाइडिंग द गिल्ट of the accused person. The number of persons selected to be in the grand jury varies from 6 to 12 or even more than the cases in the cases controversial. पर भारत में ऐसा कोई नहीं होता है। भारत में ज्यूरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर केवल जज एविडेंस के आधार पर फैसला सुनाते हैं। The right to property is a fundamental right in US but not in India. This is something very important. ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये नहीं समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो सरकार से मांगेंगे, नहीं। दे हैव अ फंडामेंटल राइट टू द प्रॉपर्टी इफ दे कैन अफोर्ड इट। भारत में भी ऐसा ही है लगभग, बस उसे फंडामेंटल राइट का नाम दिया, हमारे यहाँ नहीं दिया हुआ। पहले होता था पर बाद में हटा दिया गया था, उस चीज में नहीं जाऊंगा मैं डिटेल में। कंक्लूजन की बात करें, constitutionally guaranteed rights are one of the essential hallmarks of democracy. These rights enable and secure the aspirations of citizens, releasing them from the chains of socio-economic bondage. ठीक है, India and US are two vibrant, aspiring democracies having a lot of scope for sharing democratic experiences. Right? I hope ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।